नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। विभाजन गाथाएं के सफर में हम चलते चलते पहुंचे थे उदय भानु हंस जी के पास हिसार में, जिन्होंने अपने संस्मरण में हमें बताया ऐसे भी थे कुछ लोग। और उन्होंने बताया कि उस दौर में जब कत्लेआम मचा हुआ था, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे, उस दौरान भी कुछ ऐसे लोग थे जो एक दूसरे को प्यार करते थे। कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में इंसानियत जिंदा थी और उसके उन्होंने कई उदाहरण हमारे सामने रखे। चाहे फिर वो एक सिख भाई का एक मुस्लिम भाई को बचाना हो, या उदय भानु हंस जी का ही स्वयं के परिवार के संबंध में एक दूसरा प्रसंग हो, फिर चाहे यूसुफ पठान की इंसानियत की बात हो या बात हो इंसानियत की गुरमुख सिंह की। अब आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे अमृत बजाज के संस्मरण सियालकोट का नायर परिवार। मेरे दादा गुरबख्श सिंह नायर, जिन्हें हम प्यार से पापा जी कहकर बुलाते थे, एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। सियालकोट जो अब पाकिस्तान में है के नया बाजार क्षेत्र में हमारी लंबी चौड़ी संपत्ति थी। एक पूरी मार्केट थी जिसे नायर बाजार के नाम से जाना जाता था। 1980 के दशक तक तो इस बात की पुष्टि भी होती रही कि वह बाजार उसी नाम से जाना जाता था, यानी नायर बाजार। मेरे दादा व दादी पूर्णादेवी नायर के 3 बेटे थे। सबसे छोटे थे मेरे पिता। जून 1947 में सांप्रदायिक तनाव व दंगों की आशंकाएं कुनमुनाने लगी थीं। उस समय मेरे पिता MBBS के 3य वर्ष में पढ़ रहे थे। सर गंगाराम द्वारा स्थापित इस कॉलेज का नाम अब फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज हो गया है। मेरे बड़े ताऊ अमृतसर के मेडिकल कॉलेज के अंतिम वर्ष के छात्र थे। उन्होंने बहुत बहस के बाद दादी को मनाया कि वह चांदी की ईंटों के रूप में एकत्र अपनी अकूत संपत्ति को बेचने की अनुमति दे दें, वरना दंगाई लूट ले जाएंगे। दादी को चिंता सिर्फ इस बात की थी, बेचने जाओगे तो लोग यही कहेंगे कि नायर परिवार का दिवाला निकल गया। मेरा जन्म 1960 में हुआ था, तब दादी जिंदा थी। वह मुझे उन वहशत व दहशत भरे दिनों की याद दिलाया करती थी। उस समय की घटनाएं सुनाते सुनाते उनकी आंखों में कभी कभी चमक और कभी दहशत भर जाती, मगर उनके सभी बयान भोगे हुए यथार्थ पर आधारित होते। वह 14 अगस्त 1947 का दिन। परिवार के लोग उस समय नाश्ता कर रहे थे। एकाएक सड़क के नुक्कड़ से शोर सुनाई दिया। छत पर जाकर देखा तो सब सकते में आ गए। दंगाइयों की एक भीड़ सियालकोट की एक पुलिस टोली को खदेड़ रही थी। पुलिस वाले घबराकर भागे जा रहे थे। पीछे पीछे तलवारें व गंडासे लहराते दंगाई उन्हें खदेड़ रहे थे। सबको समझ में आ गया कि अब वहां से निकलना होगा। अपने कुछ ज्यादा कीमती जेवरों की पोटली बनाकर दादी अपने 3 बेटों व मेरी ताई के साथ पारिवारिक दोस्त गुलाम कादिर के घर जा छिपी। घर पास ही था। गुलाम कादिर का वहां एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। वहां कुछ देर रुकने के बाद लगा कि गुलाम कादिर यद्यपि हमारे परिवार का बेहद सम्मान करता था, मगर वह भी डरा डरा सा था। उसे डर था कि दंगाई कहीं उसके घर पर ही धावा न बोल दें। मगर उसकी मदद से हम सभी सियालकोट जेल के सुपरिटेंडेंट अर्जुन दास के सरकारी आवास पर जा छिपे। अर्जुन दास मेरे दादा का मरीज था और भीतर से दिलेर भी। यह वही शख्स था जिसने बाद में अंबाला छावनी के सेंट्रल जेल में जेल सुपरिटेंडेंट के रूप में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दिलवाई थी। कुछ दिन बाद जब हालात संभले तो अर्जुन दास की मदद से पूरा परिवार अमृतसर आ गया। दादा दादी 2 ट्रंक भी साथ ला रहे थे। एक में कुछ जेवरात थे और दूसरे में थोड़े बर्तन व कुछ दाल चनों के पैकेट थे। दोनों ट्रंक हमारे 2 नौकर नानक व मुंशीराम उठाए हुए थे। रास्ते में रावी के किनारे गीली जमीन पर नानक का पांव फिसल गया और दंगाइयों के भय से भागती हुई आतंकित भीड़ ने उसे लगभग कुचल ही डाला था। ट्रंक रावी के बहते पानी में गिर गया, मगर घायल नानक को हम उठाकर साथ ले आए। दादी बताती, उनकी चांदी की ईंटें, बहुमूल्य जेवरात, जरी के कीमती कपड़े, विशाल हवेली, सब कुछ वहीं छूट चुका था। वे लोग केवल एक ट्रंक ही ला पाए। 3 नई बहुओं ने पुराने दिनों की यादें ताजा करने के लिए ट्रंक में लाए कुछ कुंदन सेट पहनकर फोटो खिंचवाए। लगभग सब कुछ गंवाने के बाद इतना कुछ ही ला पाए थे कि समृद्धि की पुरानी यादें ताजा हो सकें। 1950 में परिवार जालंधर में जा बसा। वहां मेरे दादा को पटेल चौक में स्थित एक मुस्लिम जज की हवेली आवंटित हो गई। जज भी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान जा चुका था। शीघ्र ही दादाजी फिर एक डॉक्टर के रूप में चर्चित हो गए। हवेली में 6 बेडरूम थे। मुस्लिम रहन सहन की तर्ज पर जनाना भाग अलग से था। उस हिस्से को हवेली के बीचों बीच लगा एक छोटा सा भाग अलग करता था। बीचों बीच एक फवारा लगा था। मेरे पिता भी तब तक पूरे डॉक्टर बन चुके थे। उन्हें सेना में नौकरी मिल गई थी। वह गोरखा राइफल्स के साथ पुंछ में तैनात हुए थे। उन्हीं दिनों एक दिन अचानक मेरी दादी व घर की एक नौकरानी बाजार से लौटी तो हवेली के बाहर सरकारी कारिंदों
पुलिस की गाड़ियां व भारी भीड़ देखते हुए दोनों को लगा कि कोई हादसा घटा था। तभी दादाजी ने उन्हें संभाला और बताया कि हवेली में रहने वाले पुराने परिवार की 2 महिलाएं भारत व पाक सरकार की आपसी सहमति व अनुमति से हवेली लौटी थीं, ताकि अपना गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकें। विभाजन के बाद सिर्फ उस 1 वर्ष दोनों सरकारों की सहमति से उजड़े हुए लोगों को एक अवसर मिला था कि वे अपने अपने पुराने पुश्तैनी घरों में जाकर पुलिस बलों की मौजूदगी में अपना दबा या गड़ा हुआ धन बरामद कर सकें। मेरी दादी गुस्से में बिफर पड़ी। उनका कहना था कि जब यह हवेली उन्हें मिली तो उस समय दीवारें में टूटी फूटी खाटों के सिवाय वहां कुछ भी नहीं था। जज का परिवार पहले ही सब कुछ ले जा चुका था। मगर दोनों औरतों ने पुलिस व प्रशासन की मदद से हवेली की एक स्टोर की दीवार में एक स्थान को तोड़ा। वहां से एक क्षमादान निकला जिसमें सोने के जेवर व कुछ बेशकीमती नग आदि रखे गए थे। उस समय उस हाल में मौजूद सभी लोग भौचक्के से थे। वे पाक महिलाएं घर को छोड़ने के 10 साल बाद आकर भी अपने जेवरात व अन्य सोना चांदी सब कुछ वापस लेकर जाने में सफल हो रही थीं। दूसरी ओर लाखों ऐसे लोग थे जो अपने प्रियजनों को भी दंगाइयों से नहीं बचा पाए थे। बाद में नानक ने बताया कि उसने कई बार एक चूहे को दीवार की नरम जगह पर एक छेद बनाते हुए देखा था। उसे लगता था कि वहां कुछ न कुछ छिपा हुआ जरूर है। वह दादी से कई बार उस जगह को खोदने की अनुमति मांग चुका था, मगर दादी डरती थी कहीं अनजाने में मुसीबत ना आन पड़े। बेहतर है उधर देखो ही मत, हो सकता है कोई मनहूसियत वहां भी मौजूद हो। दादी हर बार यही कह देती और अध्याय बंद हो जाता। मेरे दादा बाद में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के मानद चिकित्सक के पद पर नियुक्त हुए और 1968 तक उसी पद पर बने रहे। इसी बीच विभाजन की कथाएं चलती रही, दोहराई जाती रही, इसी उम्मीद के साथ कि कभी तो सरहदों से शीतल बयार बहेंगी और लोग इधर उधर आसानी से आ जाकर अतीत की मोहब्बतों को चूम पाएंगे। ये तो था आज का संस्मरण सियालकोट का नायर परिवार। इसी तरह के एक और संस्मरण के साथ अगले भाग में फिर मिलेंगे। आज का ये भाग समाप्त करने से पहले कुछ बातें आपसे जरूर कर लेना चाहता हूँ। मैं हृदय से आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं और विशेषतः आप जो लगाव इस कार्यक्रम से रख रहे हैं वो मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। हम चाहते हैं कि देश के युवा ये जान पाएं कि किस तरह से आजादी प्राप्त करने के बाद भी, अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भी भारत ने एक और त्रासदी को भोगा है। लाखों लोगों को खोया है, लाखों लोगों के अपने जुदा हुए हैं। धन संपत्ति की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो हासिल हो सकती है, लेकिन जो परिजन चले गए, जो परिजन छूट गए, जिनके परिवार अलग अलग हो गए, जिनके घर छूट गए, वो अपने अतीत को किस तरह से याद करते हैं, वो सारी बातें हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह की जानकारी है, कोई आपका व्यक्तिगत अनुभव इस तरह का है, तो आप हमें साझा कर सकते हैं। आपके सामने हमारा ईमेल आईडी है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको फोन नंबर भी आपके स्क्रीन पर है, तो आप चाहें तो हमें ईमेल करें अपने संस्मरण को, या हमें व्हाट्सएप करें। अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या अपना संस्मरण भेजना चाहते हैं तो मैं हृदय से स्वागत करूंगा। आपके द्वारा भेजे गए संस्मरणों को एक पुस्तक का रूप देने का भी हम प्रयास करेंगे। पर एक चीज आपसे और अनुरोध कर रहा हूं कि जब भी आप अपना संस्मरण भेजें तो उससे संबंधित चित्र अवश्य भेजें, ताकि आपकी यादों के जो शाब्दिक चित्र है उसके साथ छाया चित्र भी जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रिया का, आपके संस्मरणों का मुझे इंतजार रहेगा। अनुमति दीजिए।